वाह भाई वाह! मज़ा आ गया आज तो। तो देखो आज हम देखेंगे भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन, हिस्ट्री का क्लासेस है और इससे पहले हमने मुगल काल तक देख लिया था और आज भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन देखेंगे यानी अंग्रेज़ों के बारे में और इसके बाद हम गांधी युग देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे 1857 क्रांति बस 2 से 3 क्लास में हिस्ट्री खत्म फिर आप लोग बस हिस्ट्री खत्म हो जाएगा फिर प्रैक्टिस करना और मैथ रीजनिंग में ध्यान देना। तो क्योंकि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम भी करीब आ चुकी है तो बिना लेट किए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखते हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का इतिहास, व्यापार और उपनिवेशवाद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। यानी उपनिवेशवाद मतलब ये होता है कि किसी दूसरे देश, किसी कमज़ोर देश पर अपना हुकूमत जमा लेना, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। और ये शुरू में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो कहानी देखते हैं तो सबसे पहले आ जाता है पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। तो इन सभी यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपनी उपस्थितियाँ दर्ज कराई। आगे आगे देखते हैं तो विदेशी शक्तियों की सूची। तो सब पुर्तगाल जो पुर्तगाली से आए थे, दूसरा अंग्रेज जो ब्रिटेन से आए थे, पाँचवा में दूसरा में पाँचवा में आ जाता है फ्रांसीसी जो फ्रांस से आए थे, फिर डच आए थे जो नीदरलैंड से आए थे, फिर डेनिश जो डेनमार्क से आए थे, फिर स्वीडिश जो स्वीडन से आए थे। तो देखो इन सब में ज़्यादा फेमस हो रहते हैं अंग्रेज, जो ज़्यादा राज करते हैं। इसके बाद आते हैं थोड़ा डच का नाम देखना है, पुर्तगाली का। बाकी ये फ्रांसीस, डेनिश और स्वीडिश ये सब का इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 1, 2, 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है अंग्रेज तीसरा नंबर वाला। तो देखो 1990 नै 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग से खोज कौन किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस यानी स्पेन का नागरिक था ये। इसने यूएसए यानी अमेरिका अमेरिका की खोज की थी समुद्री मार्ग से 1492 में। अब देखते हैं आगे। तो पहले देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। तो प्रारंभिक प्रयास तो देखो राजकुमार हेनरी ने अपने पूरे जीवन भारत मार्ग की खोज के लिए समर्पित किया, यानी फिर भी असफल रहा भारत के खोज में। फिर इसके बाद 1484 में तो देखो अंग्रेज़ों का नाम है, अंग्रेजी दवाई है तो आप नाम स्किप कर सकते हैं, अगर याद ही सबका करना रहा तो करें नहीं तो स्किप करें। तो नाम क्या आ जाता है बर्थोलोम्यू दिएज भी उत्माशा अंतरिप यानी कैप ऑफ गुड होप यानी पहुंचा जो दक्षिण अफ्रीका में है। कैप ऑफ गुड होप की खोज इसने की। तो देखो अंग्रेजी दवाई है तो नाम लेने में मुझे भी ये होती है। फिर 17 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत यूरोपीय व्यापारी मार्ग की खोज की और कालीकट यानी केरल जो इस जगह पे पहुंचा और उस समय हिंदू शासक जमेरिन ने इसकी स्वागत किया। देखो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। तो दरअसल ये वास्को डिगामा भारत की खोज नहीं करता, ये भारत को समुद्री रास्ता से खोज करता है। बाकी उससे पहले तो कितने मेगास्थनी, अलबरूनी, महमूद गजनवी वो सब तो पहले ही आ चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम ये सब पहले आ चुके हैं। ये समुद्री रास्ता से आने वाला भारत सबसे पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा। और कहाँ पहुँचा था? कालीकट यानी जो केरल है। और उस समय के हिंदू शासक कौन थे? तो जमेरिन जो इसका स्वागत करते हैं। और इसका उद्देश्य भारत में व्यापार यानी व्यापार का था और ईसाई धर्म का प्रचार करना। और सेकंड टाइम आया 1502 में और तीसरा बार आया 1524 में। और केचिन में मृत्यु हो गई किसकी? वास्को डी गामा की। तो देखो इसके बाद पुर्तगाल के नवीक यानी पेड्रो अल्वारेज क्रेविन। तो देखो ये सब अंग्रेजी दवा है, नाम स्किप करी। प्लस बार्थोलोम्यू दियाज की मदद प्लस ब्राजील के मार्ग का खोजकर्ता कहा जाता है किसे? वास्को डी गामा को। तो देखो इस क्लास में बहुत सी टॉपिक मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि हम सिर्फ बेसिक देखेंगे, यानी आप ये क्लास करने के बाद कहीं भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मुगल के बाद पढ़ा जाता है, यानी जो बाहर से ये सब आते हैं उसके बारे में। तो देखो पुर्तगालियों की स्थापना और विस्तार। पहले देखते हैं व्यापारिक केंद्र, फिर देखेंगे अल्बुकर्क की शासन। तो पहला व्यापारिक केंद्र देख लेते हैं। तो 1503 में पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली जो कोचीन यानी केरल में थी। तो ये पहली कोठी कहाँ खोलते हैं? केरल में। हाँ अब दिखा सही। अब दिख गया आपको। तो पहली कोठी 1503 में कोचीन में यानी केरल में खोली पुर्तगालियों ने। अब 1505 में फ्रांसीसी दा अल्मेंडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और इसका शासन 1505 से 9 तक रहा। और इसके द्वारा कोर्टेज नीति अपनाई गई यानी ब्लू वाटर पॉलिसी कॉरिडोर पद्धति लागू की। और गुजरात में सुल्तान बहादुर शाह जो गुजरात के को हराया सिगंड। और व्यापारिक कोठो यानी कारखाना केरल में खोली। कौन? तो अंग्रेजों ने, यानी
पुर्तगालियों ने। फिर देखो इधर देखते हैं अल्बुकर्क का शासन। तो देखो 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क यानी गवर्नर बनकर भारत आया और इसने 1510 में गोवा को बीजापुर से छीन लिया। 1509 में नीनो द कुन्हा गवर्नर बनकर आया और इसने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया था और 1535 में दीव पर अधिकार किया। अब 1559 में दमन क्षेत्र पर अधिकार किया, जो दमन अभी यूटी में आता है, यानी केंद्र प्रशासित देश में दमन। तो देखो अब पुर्तगालियों की देन, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो पुर्तगालियों की देन देखते जो तंबाकू है भारत में चला, पुर्तगाली लाए। फिर आलू टमाटर पुर्तगाली ही लाए, जो हम आलू टमाटर खाते हैं। फिर प्रिंटिंग प्रेस, जो छापते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस। फिर जहाज निर्माण कला, तो ये पुर्तगाली ही लाए थे। और 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथलीन की शादी राजकुमार चार्ल्स से हुई और इनकी दहेज में बम्बई मिला। यानी ये जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथलीन, इनकी शादी होती है राजकुमार चार्ल्स से और इसे दहेज में क्या मिल जाता है, पूरा मुंबई। तो सोचो देश किसका और दहेज किसे मिल रहा है। 1 सेकंड। तो हाँ ये हो गया। 1 सेकंड। अब देखेंगे डच और अंग्रेजी का आगमन। तो डच पहले देख लेते हैं। 1 सेकंड में थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ। हाँ अब सही हुआ। अब देखेंगे डच और अंग्रेजों का आगमन। तो 1659 में हाईलैंड के डच ने पुर्तगालियों को हराया। यानी ये जो था ये डचों को हराया और हायरलैंड पर आया था। कहाँ, हायरलैंड में। और पहला डच यात्री कौन था, तो कार्नेलिस द हाउटमैन। तो देखो ये सब अंग्रेजी दवा है, ये सबको आप नाम स्किप करिए, जरूरी नहीं है याद करना। अब बस डेट उट थोड़ा देख लेना। 1596 में अब पहली फैक्ट्री 1605 में, यानी मसूल मसूली पट्टन में लगाई 1605 में। और दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलीकट में लगाया और 1616 में सूरत में फैक्ट्री खोली। कौन, तो डच लोगों ने और अंग्रेजों ने। और 1645 में कराईकिल और डच का पतन, यानी बेदर का युद्ध में 1759 में डच का अंत हो जाता है। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर लेती है। तो देखो अब देखते हैं मेन रोल इसी का है। बाकी ये सब मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डालूंगा, तो वहाँ से एक बार देख लेना अच्छे से आप लोग। देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी में, यानी अकबर के समय इसकी स्थापना हुई थी। अकबर ने जहांगीर के समय में। और 1600 एडी में एलिजाबेथ ने 15 वर्षीय चार्टर यानी ईआईसी को दिया, पूर्वी देश के साथ व्यापार के लिए दिया। और 1615 में स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स ने इसे अनिश्चित समय के लिए कर दिया गया। अब देखते हैं इसके बाद चार्टर्ड प्रति, यानी 1600 में एलिजाबेथ ने 15 वर्षिक चार्टर्ड दिया, व्यापारिक उद्देश्य यानी पूर्वी देश के साथ समुद्री व्यापार शुरू किया। और ये तो इसको पहले हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट में इसकी कहानी जैसा बता दूंगा लास्ट में, यानी अंग्रेजों के बारे में पूरा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर अंग्रेजी प्रतिनिधियों का आगमन देखते तो हॉकिंस, यानी ये 1608 से 1609 तक रहता है, यानी 1608 में सूरत पहुंचा और मुगल दरबार में 1609 में पहुंचा, यानी जहांगीर के समय में पहुंचा। और हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान के उपाधि दी। तो किस नाम से उपाधि दी, तो इंग्लिश खान की उपाधि थी किसे, हॉकिंस को। कौन, जहांगीर। और 400 जात का मनसबदार बना दिया किसे, हॉकिंस को। और हॉकिंस वापस चला गया। फिर दूसरा में मिडिल्टन, यानी 1611 से ये रहता है और 1611 से मिडिल्टन को भेजा, जिसने सवेली वार में पुर्तगालियों को हराया। 1611 में मसूली पट्टन ने पहली व्यापारिक कोठी खोली और 1613 में सूरत में अस्थायी व्यापारिक कोठी। फिर तीसरा में थॉमस ने, जो 1615 में, यानी 1615 में थॉमस ने जहांगीर के दरबार में आया, जिसको जेम्स स्टुअर्ट ने भेजा। और 1633 में बालाशेर यानी उड़ीसा में व्यापारिक कोठी खोली। और 1717 में फारूक हसियर ने दस्तक दिया जारी किया और इसका शासन 1713 से 19 तक रहता है। देखते हैं फिर फारूक सियार के समय शिष्टमंडल आया और अध्यक्षता जॉन सुरमन, इसी मंडल में हैमिल्टन आया था।
और देखो ये सब स्किप करो, मैं आपको बस ये थ्योरी दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको मैं कहानी जैसा वन शॉट लाइनर में बता दूंगा जो आपको याद हो जाएगा। फ्रांसिस और कर्नाटक का युद्ध देखते हैं। तो फ्रांसिस की स्थापना तो 1668 में पहली फैक्ट्री डाली फ्रांसीसियों ने। कर्नाटक का युद्ध तो इस समय अंग्रेज का समय था, और ये भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और ये एक निजी कंपनी, यानी एक निजी कंपनी भारत पर राज करती है। और इस समय कर्नाटक की राजधानी आर्कट थी, और मद्रास पुडुचेरी के खानगर कर्नाटक के अधीन थे। फ्रांसीसी HQ पुडुचेरी में थे। तो देखो पहला कर्नाटक का युद्ध तो कारण ऑस्ट्रिया का युद्ध, तकनीकी कारण यानी कमांडो बोनट। तो देखो ये सब आप स्किप करो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बस ये सब ओवरव्यू दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये आ जाता है महफूज खान, ये सब जो सेंट थॉमस का युद्ध, ये सब आप देख लेना, बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ। तो देखो दूसरा कर्नाटक का युद्ध, तो ये भी आप जो हैदराबाद का जो निज़ाम था इसके साथ होता है, तो ये सब भी स्किप करो, इसे भी स्किप करो। वो सब देख लेना आप, वो मेरे लिए काम की नहीं है, मतलब मैं करवाऊंगा तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में करवा दे रहा हूँ। फिर मसूर और अकल मैसूर युद्ध, ये सब भी आप लोग देख लेना। पुराना नाम मैसूर था। और तालीकोट का युद्ध होता है, यानी विजयनगर साम्राज्य का पतन जो तालीकोट का युद्ध में होता है। चिक्का कुंस राज इस टाइम चलता है। तो ये सब भी छोड़ो, ये सब आप खुद से देखना, मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। तो ये हो गया चौथा अगला मैसूर युद्ध। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टेलीग्राम पे PDF दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। बस लास्ट में देखता हूँ, फिर आपको कहानी बता दूंगा। तो देखो यहाँ तक ये होता है। अगला मराठा युद्ध ये आप पढ़ लेना। और इसके बाद 1857 की क्रांति देखते हैं। तो देखो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो तीसरा अंग मराठा युद्ध कब होता है? 1817 से 1808 में। और पूना की संधि यानी 1818 में पेशावा पद को खत्म किया गया था, और बाजीराव को बिठूर कानपुर पेंच के देकर भेज दिया गया। और जहाँ अ, ये जो थे ना काजी बाजीराव, इन्हें कानपुर भेज दिया गया था पेंशन को देकर, यानी ये पेशावा जो थे उनका उत्तराधिकारी नहीं थे, ये गोद लिए हुए थे इसीलिए। और 1853 में बाजीराव की मृत्यु हो गई। अब बाजीराव के दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ था, इसीलिए चौंडीपतन नाना साहिब कहलाए और उत्तराधिकारी बने। तो ये कुछ थे, देखो ये सब सब इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको पढ़ लेना। देखो बंगाल का नवाब, अब बताते हैं इसके बारे में। तो देखो अंग्रेज सीधा सीधी कहानी जैसा सुनिएगा। अंग्रेज भारत में आते हैं 1600 ईस्वी में। अब वो अपना धीरे धीरे कंपनी को थोड़ा बिल्ड करते हैं। कंपनी को करते करते फिर वो युद्ध करते हैं, पानीपत का, प्लासी का युद्ध। किसके किसके बीच होता है? तो मीर जाफ़र के बीच और अंग्रेज़ों के बीच। तो मीर जाफ़र की कहानी तो मैं पिछले क्लास में बताया था। जो मीर जाफ़र के गद्दारी से सिराजुद्दौला हार जाता है, और अंग्रेज़ फिर से कब्ज़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब इसमें लिखा हुआ होगा, आप पढ़ लेना। टेलीग्राम पे PDF डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना। और कल अगला हम देखेंगे 1857 की क्रांति, अच्छा डीप में। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ाया हूँ, आधा-अधूरा पढ़ाया हूँ उसको, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। इसे आप लोग देख लेना, PDF में डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।